हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10th चैप्टर 1 की वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 का सलूशन हम लोग करेंगे। तो उसके पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी जो हमें आवश्यक हैं कि वह बगैर जाने जो है हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये देखें, ये अपरिमेय संख्या से संबंधित है, जो कि आप पहले लेक्चर में भी पहली वीडियो में भी आपने देखा था। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, सभी संख्याओं के बारे में बताया गया था। तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें दशमलव के रूप में प्रदर्शित करने पर अशांत आवर्ती होते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि जब उसको डिवाइड करते हैं, अगर वो नंबर फ्रैक्शन में होता है और उसको डिवाइड करते हैं तो वह जो है इंड नहीं होता है, इंड जो है नहीं होता है, वह भाग जो है आगे बढ़ती जाती है। जैसे इसमें ये चार टाइप के होते हैं। पहला टाइप इस तरह का होगा, जैसे 0.110 है, फिर 120 है, फिर 130 है, 140 है। इस तरह से ये नंबर बढ़ता जाता है। या फिर 0.12, 122, फिर 1222, 1222। तो इस तरह के जो नंबर मिलेंगे, इन नंबर्स को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। टाइप 2 ये होता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए कोई एक नंबर ले लिया, वह एक धनात्मक पूर्णांक है और वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर से क्या तात्पर्य है? जैसे 4 है तो 4 का आप वर्गमूल ले लेते हैं तो 2 आ जाता है। 9 है, 9 का 3 आ जाता है। 16 है, 16 का 4 आ जाता है। इसी तरह 100 है, 100 का 10 आ जाता है। 625 है, उसका 25 आ जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो संख्याएं बचेंगी तो ऐसा होगा ना कि वह पूर्ण वर्ग न हो, परफेक्ट स्क्वायर न हो। तो अगर जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वह रूट में रखी जाए तो वे अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे m को माना आपने कि एक धनात्मक पूर्णांक है और यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो रूट m जो है यह अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √13, इस तरह से √120। तो ये बहुत से नंबर से ऐसे होंगे जो टाइप 2 के अंतर्गत आएंगे। तो टाइप 2 का कंक्लूजन क्या है? टाइप 2 का कंक्लूजन ये है कि यदि कोई पूर्णांक धनात्मक है और वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अगर हम उसे करड़ी में या रूट में लिखते हैं तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा टाइप, जिस तरह से सेकेंड टाइप में वर्गमूल का था, ठीक उसी तरह से यहां पर घन और घनमूल का है। तो यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है और पूर्ण घन संख्या नहीं है तो क्यूब रूट ऑफ m अपरिमेय संख्या होगी। जैसे वहां पर कहा गया कि जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, जैसे 2 का क्यूब करेंगे आप तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा। तो यानी 8 जो है यह पूर्ण घन है। 7 उसके पहले पूर्ण घन नहीं होगा। 9 नहीं होगा। 10, 11, 12 इस तरह से ये नहीं मिलेगा। फिर आपका 4 चौक 16 चौक को 64 मिलेगा। फिर 5 पचे 25 पचे 125 मिलेगा। तो जो संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक हैं और वह परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो जब परफेक्ट क्यूब नहीं है और अगर उसका हम क्यूब रूट लें तो वह अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे करड़ी ये क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, इस तरह से ये नंबर। और चौथा आप जानिए, पाई का मान आप सभी लोग जानते हैं। पाई का मान आप लिखते हैं 22/7 या 3.14 लिखते हैं। तो जब सिर्फ पाई कहा जाएगा तो पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि अगर इसका मान हम 22/7 लिखते हैं, 22/7, तो यह परिमेय संख्या है। अब इसमें जो है एक प्रमेय है, प्रमेय 1.3। यह प्रमेय के ऊपर ही हमारी अगली एक्सरसाइज जो है पूरी की पूरी डिपेंड है। तो इसे अच्छे से आप देखें।
यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, जैसे ये थ्योरम हो गया। अब इसको एक एग्जांपल से देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा गया कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया कि 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2 अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। ध्यान दीजिए, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इस सिद्धांत से क्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा या करेगी। तो 2 अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। तो अब चलिए एक्सरसाइज 1.3 बोर्ड पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली योग 10.3 का। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे जो है कंट्राडिक्टरी प्रूव किया जाता है। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि √5 जो है वह एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर लेकर के चलेंगे और फिर वहां पर हम ये दिखाएंगे कि जो उसका अंश और हर आ रहा है, उस अंश और हर का कोई फैक्टर एक के अलावा नहीं है। अगर एक के अलावा कोई फैक्टर है तो इसका मतलब होगा कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, और जब कॉमन फैक्टर मिल जाएगा तो वह अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो चलिए मान लिया √5 बराबर a/b। √5 बराबर a/b, और इसमें ये हो गया कि b इज नॉट इक्वल्स टू 0। b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं यानी √5b इक्वल्स टू a। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ का, दोनों ओर का वर्ग कर ले। तो ये मिल जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब जो थ्योरम पढ़े हैं उस थ्योरम के हिसाब से होगा कि चूंकि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा। ओके, अब इसको जो है आप समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। तो 5 जो है 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। अब मान लेंगे a इक्वल्स टू, ये जितना होगा यहां पर a इक्वल्स टू 5c, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25c स्क्वायर। यानी यहां से आप कह सकते हैं, देखिए इस 5 से इसको एक कट करेंगे तो ये मिलेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। फिर यही आप यहां पर लगाएंगे कि 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि 5 b स्क्वायर को
विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5 जो है, अब आपको मिल गया कि 5 जो है a को भी विभाजित कर रहा है और 5 जो है b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि a और b का कॉमन फैक्टर 5 है। अतः 5 a तथा b का प्राइम फैक्टर है, यानी गुणनखंड है या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आपने ये माना था कि a और b का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 5 एक फैक्टर हो गया। तो यह जो है हमने क्या माना था कि 5 जो है एक परिमेय संख्या है। 5 जो है एक परिमेय संख्या, ये माना था, लेकिन यहां पर क्या मिला, इसका कंट्राडिक्शन मिला, यानी यह एक विरोधाभास है। ये आप इस लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपने प्रूव कर लिया। अब इसी तरह से ये √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 है, 7 है, √8 है, √10 है। तो इस तरह के जो भी नंबर होंगे उनको जो है इसी 2 स्टेप के थ्रू जो है हम सॉल्व करते हैं। और पहले ये मान लेते हैं कि वह नंबर जो है परिमेय है, और जब परिमेय संख्या लेकर के चलते हैं और यहाँ पर जब दोनों का कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो इसका मतलब कि वह परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5, तो हम लोग क्या मानेंगे, मान लिया 3 + 2 √5 बराबर कितना, a/b। अब जो रूट में है उसको एक तरफ करिए, बाकी को एक तरफ ले जाइए। तो 2 √5 को यहीं छोड़ दीजिए, तो ये हो गया a/b - 3, और इसको आप लिख सकते हैं a - 3b/b। अब इस 2 को भी उधर ले जाइए, तो √5 = a - 3b/2b। अब इसमें दिया गया है कि a और b धनात्मक पूर्णांक है। a और b जो है, यहाँ a तथा b धनात्मक पूर्णांक है। अतः a - 3b/2b यह क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो अब जो दाहिना पक्ष और बायां पक्ष बराबर होता है ना, तो a - 3b/2b जब परिमेय संख्या होगी तो √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होनी चाहिए। अतः √5 परिमेय संख्या होनी चाहिए।
लेकिन है क्या, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कहेंगे आप, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम पहले लेके चलते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो पहले ले लो कि अपरिमेय है। जब परिमेय है तो a/b के फार्मूला लिख सकते हैं, जहाँ की b के अपान 0 नहीं होना चाहिए। तो आपने मान लिया कि 3 + 2√5 बराबर a/b। अब इसमें जो रूट वाली वैल्यू है उसको एक तरफ रखिए, बाकी को दूसरी तरफ ले जाइए। तो सिंपलीफाई करने पर आपको मिल रहा है √5 = a - 3b/2b। अब a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो a और b जब धनात्मक पूर्णांक है तो a - 3b/2b क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। जब यह परिमेय मिलेगा तो √5 को भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन यह कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन का मतलब कि विरोधाभास है, यानी √5 जो है क्या है, अपरिमेय है। तो जब अपरिमेय है तो इसका मतलब कि ये संख्या भी अपरिमेय होना चाहिए। और जब यह अपरिमेय हो गया और यह भी अपरिमेय हो गया, तो जिससे ये दोनों निकल करके आए हैं वह संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 1/√2, 7√5, 6 + √2। तो प्रोसेस वही है, फर्स्ट पार्ट आप देखिए। मान लिया a/b यानी एक परिमेय संख्या। और जहां भी का मान 0 नहीं। तो इससे क्या लिखेंगे, इससे आप लिखेंगे √2a = स्क्वायर कर दीजिए, तो 2a² बराबर b²। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि चूंकि 2 जो है b² को विभाजित करना है। तो थ्योरम के हिसाब से 2 जो है b को भी विभाजित करना है। ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं कि माना b बराबर, ये 2 था तो 2c मान लेते हैं। इसे पुट करेंगे 1 में, तो 2a² = 2c²। ये हो गया 4c²। अब इससे जो है ये 2 से ये कटेगा, a² = 2c² हो जाएगा, या 2c² = a²। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि क्योंकि 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से आपको ये मिल गया कि 2 जो है a को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है b को भी विभाजित कर रहा है। अर्थात 2 जो है
कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ए तथा बी का है। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर मिल गया। अतः या कह सकते हैं कि जो विरोधाभास अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे, 7√5 और 6 + √2। सेकेंड है 7√5। तो मान लिया कि 7√5 बराबर a/b, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो इसे आप लिख सकते हैं √5 = a/7b। a और b धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः a/7b एक परिमेय संख्या होगी। तो जब a/7b एक परिमेय संख्या होगी तो √5 को भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि √5 हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। अर्थात ये जो संख्या है 7√5 यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी तरह से थर्ड वाला को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड है 6 + √2। मान लिया 6 + √2 बराबर a/b, जो कि एक अपरिमेय संख्या है और b का मान 0 नहीं। तो इसे हम रीअरेंज करें अगर, तो a/b को इधर ले आते हैं, तो 6 - a/b बराबर √2, ये a/b उधर जाएगा, a/b जाएगा, p हो गया a/b -6, ये हो गया आपका 6 a - 6b/b, a - 6b/b, ये बना। अब a और b जो है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जब a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो a - 6b/b जो है क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगी। जब यह परिमेय संख्या होगी तो √2 को क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, लेकिन जो विरोधाभास है, इसका मतलब हो गया कि जो नंबर हमें मिला 6 + √2 वह क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या होगी। अब जो है ये इस एक्सरसाइज 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। सभी वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ का, तो यहाँ से आप वीडियो से समझ करके और पीडीएफ से जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके और सभी सलूशन जो है, जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं उसके सलूशंस को आप एक जगह प्राप्त कर सकते हैं।